गुड मॉर्निंग। आज हम थोड़े नियमों के बारे में पढ़ेंगे। टेंस की टेंस की क्रिया की जब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाते हैं तब उनके लास्ट में डी या ईडी लगाते हैं। तो ये डी या ईडी इनका उच्चारण कैसे किया जाता है, इनका उच्चारण क्रिया के अंत में कैसे किया जाता है, इसके लिए कुछ नियम लिखवा रहा हूँ मैं, उनको लिख लेना और उनको याद कर लेना कि कहाँ पर इनका उच्चारण क्या होता है, कहाँ पर क्या होता है। टी और डी, टी भी उनका उच्चारण, डी का टी भी उच्चारण होता है और डी भी होता है, डेल भी होता है। तो इनका ध्यान रखना है ना। तो टी का उच्चारण मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर नियम, यानी कि जो पास्ट टेंस का मार्क का चिन्ह है डी और ईडी क्रिया में, उनका उच्चारण तीन तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका है इट इज प्रोनाउंस, यह उच्चारित किया जाता है छ। टी का उच्चारण होता है डे के लिए, डे डी या ईडी के लिए आफ्टर वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स। वॉइसलेस मैंने पहले पढ़ाया था कि वॉइसलेस किसे कहते हैं, जिसको उच्चारित करते समय कंपन नहीं होता है कंठ में या यहाँ पर भी जीभ में भी कंपन होता है, जगह जगह कंपन होता है, तो कंपन नहीं होता है, वो वॉइसलेस साउंड कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, वॉइसलेस साउंड्स कहलाते हैं। अदर देन टी, टी के अलावा अगर कोई भी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट आ गया किसी क्रिया के अंत में, है ना, तो उसके बाद में डी या ईडी लगा हुआ है तो उसका उच्चारण छ होगा। जैसे ये देखो, ये लुक है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है लुक्ड, थर्ड फॉर्म है लुक्ड। तो इनका उच्चारण कैसे होगा, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है, क्रिया में ईडी ईडी लगा हुआ है, ठीक है, तो ये वॉइसलेस साउंड आ गई, इसके साथ में ईडी लग रहा है, तो इसका उच्चारण क्या होगा, यहाँ पर इसका उच्चारण होगा टी, ठीक है। इसके नियम के हिसाब से इट इज प्रोनाउंस्ड, इट यानी कि डी या ईडी प्रोनाउंस्ड आफ्टर वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड कॉन्सोनेंट आफ्टर वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स, यानी कि किसी भी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट के बाद में इनको छ बोला जाएगा, छ। अदर देन टी, केवल टी को छोड़कर, क्योंकि टी भी वॉइसलेस साउंड है, इसीलिए केवल टी को छोड़कर कोई सा भी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, किसी भी क्रिया के अंत में वॉइसलेस साउंड आ जाए तो डी या ईडी को छ उच्चारित किया जाएगा, ठीक है। दूसरा नियम होगा को तो लिख ही देता हूं मैं। इनका और लिख देता हूं मैं फोनेटिक सिंबल्स में, लुक, looked, 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 ठीक है, इनका उच्चारण ऐसे हो जाएगा। दूसरा नियम लिखो। अब देखो दूसरा नियम देखो, इट इज प्रोनाउंस्ड, इट इज यानी कि यह डी या ईडी प्रोनाउंस्ड डे आफ्टर, डे उच्चारित होगा आफ्टर वॉइस्ड साउंड्स, किसी भी वर्ब के अंत में वॉइस्ड साउंड हो और उसके बाद में डी या ईडी लगा दिया जाए क्रिया की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो उसका उच्चारण डे होगा। और किस वॉइस्ड साउंड को छोड़ दिया जाता है इसमें, डे को, डी को, जो भी डे साउंड होता है उसको छोड़ दिया जाता है इसमें,
अब इन दोनों का कारण अब तीसरे तीसरे में आएगा कि इनको क्यों छोड़ा जाता है। वॉइस, जब वॉइस हो, वॉइसलेस साउंड हो, तब तो टे को छोड़ दिया जाता है, टी इस वाले को। और जब वॉइस साउंड हो, वॉइस्ड, तब इसको छोड़ दिया जाता है। तीसरे नियम में पढ़ेंगे हम इनको क्यों छोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें देखो उदाहरण देख लो। लिव, लिव्ड, लिव्ड। अब देखो ये वह है, ये वह है, ये वह है। अब ये वह क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में के अंत में वह है। वह क्या है? वह है वॉइस्ड साउंड। वॉइस्ड साउंड है तो इसलिए इसका उच्चारण, ईडी का उच्चारण, या डी का, इसमें तो डी लगा है तो डी का उच्चारण द हो जाएगा। तो इसका फोनेटिक्स हम ऐसे बना देते हैं। लिव्ड, लिव, lived, इसका फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा लिव, लिव्ड, लिव्ड। जब वॉइसलेस साउंड आ जाए किसी भी क्रिया के अंत में, तब उसके अंत में ये डी या ईडी लगाया जाए, तब चाहे उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, और अगर वॉइस्ड साउंड आ जाए तो ड उच्चारण हो जाएगा। और यदि तीसरा नियम देखो, यदि या टी और डी आ जाए तो क्या करना पड़ेगा क्रिया के अंत में। तीसरा नियम है इट इज प्रोनाउंस्ड इड आफ्टर टी एंड द, थ एंड द, थ डैश साउंड के बाद में। अगर यानी कि किसी भी वर्ब के अंत में यदि छ या ड साउंड है तो उसके बाद में सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में टी ई डी लगा हुआ हो तो उसका उच्चारण इड होगा, है ना। जैसे हेट, हेट है, हेट का सेकंड फॉर्म, हेट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हेटेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेटेड, हेटेड, हेटेड। इनका ये फोनेटिक हो जाएगा हेट, हेट। थ का साउंड है ये वाला साउंड है, इसका फोनेटिक्स बन जाएगा हेटेड। ठीक है, इड, इड साउंड आ जाएगा हेटेड, इसका भी हेटेड हो जाएगा हेटेड। ठीक है, हेट, हेटेड, हेटेड। हेट यानी नफरत करना, है ना। तो ऐसे करके अगर किसी वर्ब के अंत में थ साउंड आए तो उसका, और उसके बाद में ईडी, ईडी, डी या ईडी लगा हुआ हो सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, या कोई सी भी एक फॉर्म में, तो उसका उच्चारण इड हो जाएगा। ऐसे ही एक वर्ब है, ये का उदाहरण हो गया रेड, रेडिड, रेडिड। अब इनका फोनेटिक सिंबल हो जाएगा, अब देखो इसका फोनेटिक सिंबल हो जाएगा रेड, ड का साउंड आ गया, है ना। तो ड का साउंड आ गया तो अभी सेकंड फॉर्म में ईडी जुड़ रहा है तो इसमें इड हो जाएगा इसका रेडिड, रेडिड। ऐसे करके ये हो जाएंगे 3 नियम। जब किसी भी क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में
वॉइसलेस साउंड हो तब उसका उच्चारण हो जाएगा, इन दोनों का उच्चारण हो जाएगा छ। जब वॉइस्ड साउंड हो तब इनका उच्चारण हो जाएगा ड, इन दोनों का। और अगर किसी भी क्रिया के अंत में साउंड हो छ का या ज का तो इनका उच्चारण हो जाएगा इड। ठीक है, अब ये तीन नियम इससे हो गए। और तीन नियम ही हैं जब हम किसी भी किसी भी शब्द के अंत में एस से का उच्चारण होता है, से संबंधित उच्चारण होता है, तब जाकर उनको क्या उच्चारित किया जाता है, अब इसके बारे में देखेंगे। देखो, अब जब हम अंग्रेजी में प्लूरल बनाते हैं या फिर पजेसिव यानी कि संबंधवाचक बनाते हैं किसी भी शब्द को, तब एस ई एस लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। तो जब एस या ई एस लगाते हैं तो उस एस या ई एस की ध्वनि क्या होगी उस शब्द में, इसका अध्ययन करेंगे। अब देखो, जिस शब्द में एस या ई एस लगाते हैं उसमें उसके अंत में यदि स, ज, श, य, छ, एंड ज ये 6 ध्वनियां हों तो उसका उच्चारण, अंत वाले एस का उच्चारण इज हो जाता है। जैसे हॉर्स है, हम हॉर्स एक वचन है, इसको बहुवचन बनाया हॉर्सेज, हॉर्सेज। रोज, इसमें जेड जेड आ जाएगा, ये रोज, रोजिज, जिज है ना। बुश, ये शे आ जाएगा इसमें, ये वाला बुश, बुशेज है ना। ब्रांच, ब्रांचेज, हैज, हैजेज। ब्रांच यानी जानते होंगे टहनियाँ, और हैज यानी झुरमुट, किसी भी पौधे का झुरमुट, छोटा सा जो झुरमुट होता है, छोटा होता है झुरमुट, पेड़ से छोटा जो गुच्छा सा होता है एक, वो झुरमुट होता है। अब देखो, लेस यानी होता है जवान लड़का, जो जवान है अभी हैंडसम है, उसको लेस बोलते हैं अंग्रेजी में, तो लेसिज। अब देखो, इसमें ई की तो ध्वनि भी नहीं आ रही, लेकिन इसे लेसिज बोला जाता है क्योंकि ये एक संबंधवाचक को दर्शा रहा है और इसके अंत में ये ध्वनि स की ध्वनि आ रही है, तो लेसिज। इसको क्या बोलेंगे, इज बोल दिया जाता है। फिर इसको विच, लेसिज यानी लड़के का, हैंडसम लड़के का। विच, विच यानी क्या होता है, विच यानी होता है चुड़ैल या जादू टोना करने वाले, विचेज। विच एक वचन हो गया विच, और इसके ई एस लगा दिया, बहुवचन हो गया। अब ई एस लगा दिया तो ई एस की क्या ध्वनि होगी यहाँ पर, इज की ध्वनि, क्योंकि छ आ रहा है, ये वाला छ की ध्वनि आ रही है, छ। विच, ये तो विचेज होगी यानी कि चुड़ैल है, और विच ये अकेली चुड़ैल है यानी कि चुड़ैल का की, इसे ऐसे ही तो बनाते हैं संबंधवाचक का, के की, चुड़ैल का, चुड़ैल की, चुड़ैल का के, ये सब ऐसे बनाते हैं संबंधवाचक उनसे, ऐसे ही ऐसे। तो विचेज, ये देखो, इसमें भी आई की ध्वनि कहाँ आ रही है, लेकिन बोलना पड़ता है विचेज, है ना। तो जब सफिक्स लगाते हैं एस या ई एस, है ना, और जब उससे क्या बनता है, या तो बहुवचन बनेगा और या फिर बनेगा संबंधवाचक पजेसिव, है ना। तो उस एस या ई एस की, अंत वाले एस या ई एस की ध्वनि क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी। इन शब्द के इन ध्वनियों के अंत में एस या ई एस आ रहा है तो इज ध्वनि हो जाएगी इसका उच्चारण। अब देखो, दूसरा नियम है ज, आफ्टर a voiced sounds other than j, j and j। अब ये j, j and j वॉइस्ड साउंड है, वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड के बारे में मैंने पहले पढ़ाया था। तो अगर इनके बाद में वॉइस्ड साउंड्स अदर देन
ज, ज एंड ज। अगर जिस शब्द के सफिक्स लगाते हैं एस, ई एस, ऐसे ई एस जिससे बहुवचन या पजेसिव बनता है, प्लूरल या पजेसिव बनता है, तब उस अंत वाले एस का उच्चारण से होगा यदि उससे पहले वॉइस्ड साउंड है इनके अलावा। तो देखो बोई, अब आई क्या है, ओई की ध्वनि आ रही है, ओ ई की ध्वनि आ रही है। ई क्या है, ई है वावल, और वावल के बाद में वावल, सभी वावल क्या होते हैं, वॉइस्ड साउंड होते हैं। तो बोई, बॉयज, बॉयज हो जाएगा ना, जे की ध्वनि आ जाएगी। बैग, गे, गे क्या है, वॉइस्ड साउंड है, तो इसलिए इसमें बैग्स, जे की ध्वनि आ जाएगी। गो, एव, ग्लाइड है ये, ग्लाइड, ग्लाइड या डिफोंग है एव, तो गेव्स, जे की ध्वनि आ जाएगी। ऐसे ही जब बॉय के साथ में पजेसिव एस लगाते हैं तो ये इसको भी बॉयज ही बोलेंगे, बॉयज, यानी कि लड़कों का। ये तो क्या है, लड़के बहुवचन हो गए, ये लड़कों का, ये बॉयज, इसको भी बॉयज ही बोलेंगे। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, लड़के का, केवल एक लड़के का, ये लड़कों का। ये बहुवचन के लिए और ये एक वचन के लिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। अब तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। अब देखो तीसरा नियम है उनका उच्चारण। जब प्लूरल या पजेसिव बनाते समय एस या अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो किसी भी शब्द के अंत में, तो उनका उच्चारण से होगा आफ्टर अ वॉइसलेस कॉन्सोनेंट अदर देन से, श एंड छ। यानी कि इन तीनों, ये वॉइसलेस हैं, इन तीनों वॉइसलेस के अलावा कोई भी वॉइसलेस साउंड आ जाए किसी शब्द के अंत में, तो और उसके अंत, उस शब्द के अंत में एस, वो ये सफिक्स लगे हों, तो उन सफिक्स का उच्चारण एस हो जाएगा। जैसे इसमें देखो क्या है वॉइसलेस साउंड, वॉइसलेस साउंड के बाद में एस लग रहा है, बहुवचन बन रहा है सफिक्स के अनुसार, है ना, सफिक्स से, एस सफिक्स से बहुवचन बन रहा है, प्लूरल बन रहा है, तो क्या वॉइसलेस हो गया, और वॉइसलेस के साथ में क्या हो जाएगा, उच्चारण से हो जाएगा, तो इसका उच्चारण हो जाएगा बुक्स, है ना। टैप है, इसका उच्चारण हो जाएगा टैप्स, पे, यह भी पे या फे के बीच की ध्वनि है और वॉइसलेस साउंड है, मैंने पढ़ाया था पहले, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, टैप्स, इसका उच्चारण हो जाएगा कैट्स, ये भी वो है वॉइसलेस साउंड। अब ये देखो प्रीस्ट, वॉइसलेस साउंड आ गया, इसके साथ में पजेसिव आ गया, है ना, पजेसिव भी है, बहुवचन भी है। ये बहुवचन और पजेसिव का सिस्टम किसी और वीडियो में पढ़ाएंगे, जब नाउन्स का पार्ट है, नाउन्स का, तो उसमें पढ़ाएंगे इसका बहुवचन और पजेसिव के बारे में ना। अभी तो ये समझ लो कि पजेसिव और बहुवचन दोनों है, इसलिए ये एस के बाद में ये लगा हुआ है। अगर एक वचन होता तो यहाँ लग जाता है ना। तो प्रीस्ट थे, इसके बाद में एस आ रहा है, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, वॉइसलेस साउंड अच्छा है। ये चीफ, ये भी वॉइसलेस साउंड हो गई, इसके बाद में एस आ रहा है, इसका उच्चारण से हो जाएगा इनके बाद में। अब ये तीनों नियम, ये से सफिक्स वाले एस 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 एपोस्ट्रोफी एस वाले और एस या ई एस वाले, है ना, ये ई एस या एस दोनों है, ई इसलिए लिया गया है यहाँ पर ताकि ई एस भी समझ लो तुम और ओनली एस भी समझ लो। और ये एस ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, एक वचन में ये आ जाता है और बहुवचन के लिए ये आ जाता है। तो अब ये तीनों नियम तो ये से वाले सफिक्स
ES वाले, है ना, और 3 नियम 6 वाले, वो ED वाले, है ना, ये तीनों नियम और 3 नियम वो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो नियम तो क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और ये है क्रिया में तो है ये, साथ में नाउन्स में भी, नाउन्स में, एडजेक्टिव्स में, इन सब में काम देते हैं ये नियम। तो इनको याद कर लेना, इनको ढंग से याद कर लेना, इन 6 नियमों को। ये 6 नियम तो बहुत महत्वपूर्ण है अंग्रेजी में, फोनेटिक्स में, उच्चारण। अब देखो तुम किसी भी, मान लो इसका फोनेटिक्स है तुम्हारी, और तुम्हें याद है कि इस ख के बाद में इसका उच्चारण से होगा, और यहाँ याद है इसके वॉइस साउंड के बाद में इसका उच्चारण ज होगा, एस का। तो ऐसे फोनेटिक्स में भी तुम्हें मदद मिलेगी, तो इसको अच्छी तरह रट लेना ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो इसमें। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही।